interesting physics classes. I am Nuresh Seba and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our today's lecture, and today I will solve the previous year questions of class 12th of AMU board of chapter number 9, ray optics. Okay, चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और बाकी के क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम लोग प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपको 2014-15 में पूछा गया है। 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि फॉर अ स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म प्रूव दैट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज डेल्टा इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू ए। ओके, क्या करना है अब आपको इसमें? अब आपको इसके अंदर फर्स्टली यू हैव टू कंसीडर अ प्रिज्म। एक प्रिज्म आपको कंसीडर करना है, तो मैंने यहाँ पे एक प्रिज्म कंसीडर किया है। दिस वन इज अ ABC प्रिज्म। ठीक है, अब इस प्रिज्म की सरफेस पर सबसे पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगी। तो मान लो कि जो प्रिज्म की सरफेस AB जो इस तरीके से है, तो अगर मैं इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूँगी तो नॉर्मल कैसे होगा? इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो ये जो आपका डॉटेड लाइन ग्रीन कलर की दिखाई है, ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये वाली सरफेस आपको दे रखी है AC सरफेस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना होगा तो ये सरफेस आपकी ऐसी है, तो नॉर्मल इन दिस वे। क्लियर? अब क्या करना है? अब आपको इस प्रिज्म की सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट कराना है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये तो आपका रेयर मीडियम है, दिस वन इज एयर, और प्रिज्म क्या है? एक ग्लास है, तो ये आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। ओके, अब आपने कंसीडर किया कि लाइट रे आपकी PQ इंसिडेंट करी ऑन अ सरफेस ऑफ अ प्रिज्म। ओके, प्रिज्म की सरफेस पे जैसे ही ये इंसिडेंट करी तो ये क्या हुई? रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ गई। तो जब ये रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो क्या होगा इसका नेचर? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो आपकी PQ थी वो QR रे, ये वाली जो दिख रही है ना, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई है। क्लियर? ये तो ये आपको नॉर्मल से एंगल मेजर करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और यहाँ इस नॉर्मल से एंगल को मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? अब क्या करना है? यहाँ पर आ जाइए पॉइंट R पर। अब लाइट रे क्या होगा? अब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी। तो अगर लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? इट इज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल आपका ये था, तो जब लाइट रे इस मीडियम में आएगी तो इट इज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये RS के फॉर्म में ये बाहर आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ मैंने कंसीडर करा कि अगर ये वाला एंगल I1 है जो कि एयर में है, तो ये वाला एंगल I2 हो गया। रिफ्लेक्टेड एंगल इसके लिए मैंने कंसीडर करा, दिस वन इज अ R2। ओके, अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स और अप्लाई करेंगे। यहाँ ज़रा देख लो कि ये वाला जो एंगल I1 है, ओके, तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा ये भी तो पूरा I1 होगा। क्लियर है? अगर ये वाला R1 हुआ तो ये बचा हुआ एंगल कितना रह जाएगा? I1 माइनस R1। ओके, इसी तरीके से इधर आ जाओ, अगर ये वाला एंगल I2 है तो ये पूरा एंगल भी क्या होगा? I2 होगा। तो अगर ये वाला एंगल R2 है तो ऐसी सिचुएशन में बचा हुआ एंगल कितना होगा? I2 माइनस R2। पहला काम क्लियर? अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो आपका ये PQ थी वो जानी कैसे चाहिए थी? ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन वो गई कैसे है? इस तरीके से गई है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ है कि अब वो इस तरीके से आ गई है। तो अब आपको पता करना है एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो डेविएशन कितना होगा? एक ये वाली रे और इस वाली रे के बीच का जो एंगल होगा यही आपका क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब जरा देख लो क्या क्या कैलकुलेशन हमें करनी है। सबसे पहले वी हैव टू टेक इन ट्राइंगल TQR। ये वाला मैंने ट्राइंगल लिया है TQR, और इस ट्राइंगल के अंदर मैं थ्योरम अप्लाई करूंगी, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर कौन कौन से हैं? दिस इज I1 माइनस R1। तो देखो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 बराबर किसके हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल के। तो इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? डेल्टा। तो ये बराबर किसके होगा? डेल्टा के। क्लियर है? देन I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 थोड़ा सा सॉल्व किया है, दिस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया। अब दूसरे में क्या करेंगे आप? अब दूसरे में आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लो। देखो QUR, इस वाले ट्राइंगल में आपको पता है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ मैंने इसके तीनों एंगल्स लिए। एक एंगल आपने ये एंगल U, और इस वाले के लिए हो जाएगा एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? देन यू हैव टू टेक अ क्वाड्रिलेटरल। अब आपको क्वाड्रिलेटरल लेना है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल लेना है? आपको लेना है ये वाला AQUR।
आर, ये वाला क्वाड्रिलेटरल आपने लिया, ठीक है ना। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जरा देख लो, आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 के बराबर होता है। तो एक एक एंगल ले लो, देखो मैंने एंगल यू लिया, एंगल ए लिया, और ये आपका एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये बराबर किसके हो जाएगा, 360 डिग्री के। अच्छा, ये वाला जो एंगल ए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ना, दिस एंगल इज नोन एज अ एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको हम लोग प्रिज्म का एंगल कहते हैं, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे आ जाओ, अब ये जरा ये देखो कि जो आपका एंगल क्यू और एंगल आर है, ओके, जरा यहाँ से जरा इसको मेजर करो, तो ये जो एंगल क्यू होगा और जो एंगल आर होगा, द वैल्यू ऑफ दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो जब इनकी वैल्यू 90 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे एंगल क्यू और एंगल आर की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री रखी और इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद यानी जो इक्वेशन आपकी निकल कर आएगी, दिस विल बी एंगल यू प्लस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। तो ये इक्वेशन आपने थर्ड मान ली। तो ये तीनों काम आपको करने हैं। जब ये तीनों काम कर लेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे कि आप इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकंड को देखिए कि दोनों की ही राइट हैंड साइड सेम है। तो क्या होगा, इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इनकी बराबर हो जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड यू कैन राइट हियर एंगल यू प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 बराबर किसके हो जाएगा, दिस विल बी एंगल यू प्लस एंगल ए के, ठीक है ना। एंगल यू से एंगल यू कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 बराबर किसके होगा, एंगल ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से जब आपने R1 और R2 की वैल्यू निकाली है, उस R1 R2 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब हमने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करा तो दिस विल बी I1 प्लस I2 माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा। क्लियर। सो ये वाला जो आपकी इक्वेशन निकल कर आई है, ये वाली इक्वेशन एंगल ऑफ डेविएशन की इक्वेशन है फॉर द नॉर्मल प्रिज्म। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि हमें इक्वेशन निकालनी है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की। क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक अ थिन प्रिज्म। हमने एक थिन प्रिज्म कंसीडर किया और उस प्रिज्म के अंदर हमने स्नेल्स लॉ को अप्लाई करा। स्नेल्स लॉ आपका क्या हो जाएगा, फॉर दिस वन, इस वाली सरफेस के लिए हो जाएगा μ1 sin i बराबर किसके हो जाएगा, μ2 sin r के बराबर हो जाएगा। मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। ओके, सो म्यू इज इक्वल टू कितना होगा, दिस विल बी sin i अपॉन sin r हो जाएगा। ऑप्टिक्स में आपको पता है कि sin i आपका नियर बाई इक्वल टू i हो जाएगा और sin r नियर बाई इक्वल टू r हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने sin i और sin r की वैल्यू यहाँ से निकाल के इस वाली इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करी। देन म्यू इज इक्वल टू हमारा कितना निकल कर आ गया, i अपॉन r। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड i इज इक्वल टू आपका कितना होगा, म्यू r होगा। तो सिमिलरली यू कैन राइट हियर कि i1 इज इक्वल टू म्यू r1 एंड i2 इज इक्वल टू म्यू r2। यहाँ से अपने i1 और i2 की वैल्यूज को निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, देखो ये वाली इक्वेशन देख लो, इक्वेशन नंबर 5। ओके, इस इक्वेशन नंबर 5 के अंदर हम i1 और i2 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका कितना निकल कर आएगा, दिस विल बी म्यू, आपने कॉमन लिया r1 प्लस r2 माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा। ओके, अब आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन 4 इस वाली इक्वेशन में आ जाइए कि जो आपका r1 प्लस r2 है वो बराबर किसके है, a के बराबर है। तो यहाँ r1 प्लस r2 की जगह पे आपने क्या रखा, a रख लिया। तो इक्वेशन आपकी क्या निकल कर आई है, दिस विल बी म्यू a माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा। ओके, सो यहाँ से आपने a कॉमन लिया तो a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा। तो यहाँ आपने ये प्रूफ कर लिया, दिस इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2011-12 में पूछा गया है 5 मार्क्स में, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको पढ़ना क्या है, पहले देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 18 में जितना डेरिवेशन कराया था ना, वो डेरिवेशन तो आपको करना ही करना है। अब इसके अंदर सिर्फ ये और पूछ रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म। तो ये वाला जो मैं टर्म यहाँ पे कर रही हूँ, बस ये इसको आपको एड अप कर देना है। डायग्राम वगैरह सब यही सब सिंपल ऐसे ही बनेगा। ओके, तो क्या होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यू कैन राइट हियर कि प्रिज्म आर डिजाइन इन सच अ वे दैट डेविएशन शुड बी मिनिमम। ओके, इस तरीके से प्रिज्म को डिजाइन करना चाहिए कि डेविएशन कम से कम हो। और अगर डेविएशन कम से कम होगा, डेविएशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यही वाला एंगल तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये वाला जो एंगल है ये जितना कम होगा, अब ये बताओ ये वाला जो एंगल कब कम होगा, जब ये पी क्यू रे इधर की तरफ आएगी या फिर ऊपर की तरफ जाएगी, जब ये ऊपर की तरफ जाएगी। ओके, तो जब ये वाली रे इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगी तब जाके आपका जो डेविएशन है वो मिनिमम होगा। तो अगर ये रे आपकी ऊपर की तरफ जाएगी तो ऐसी सिचुएशन में फॉर द मिनिमम डेविएशन जो रिफ्लेक्टेड एंगल आपके निकल कर आएंगे R1 R2 दैट शुड बी इक्वल टू सेम।
ओके मैंने मान लिया कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल है दिस वन R1 बराबर R2 बराबर R के, ये एंगल सेम रहेंगे फॉर द मिनिमम डेविएशन। और इसी के साथ साथ जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज I1 एंड दैट शुड बी इक्वल टू I2, और मैंने इसको कंसीडर किया है दिस विल बी इक्वल टू I। ओके अब आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 5, जो आपकी इक्वेशन नंबर 5 थी वो क्या थी, ये वाली, दिस इज I1 प्लस I2 माइनस से इज इक्वल टू डेल्टा। क्लियर, फॉर द मिनिमम डेविएशन I1 बराबर I2 बराबर I क्यू होगा, तो आपने I1 और I2 की जगह पे सिंपल I रखा, माइनस ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम। ओके तो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी a प्लस डेल्टा मिनिमम, देन यू कैन फाइंड द एंगल ऑफ द मिनिमम डेविएशन, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2। क्लियर, जब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू इतनी होगी तब डेविएशन मिनिमम होगा, बात क्लियर है। अब इसके बाद देखो यहाँ तक तो डेरिवेशन हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको एडिशनल चीज़ आपको और दे रही हूँ, क्यों, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इसी फॉर्मूलाज पे बेस होंगे, और ये वाला जो फॉर्मूला होता है दैट फॉर्मूला इज नोन एज अ प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला कैसे निकालेंगे, यू हैव टू यूज अ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपको पता है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर के। तो यहाँ से देखो आई की वैल्यू अभी आपने ये निकाली है, तो साइन आई की जगह पे रख लेंगे ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2, और साइन आर की जगह पे आप क्या रखेंगे, देखो आपने अभी जो प्रीवियस जो आपने डेरिवेशन सॉल्व किया है वहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 थी। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी आपकी, दिस इज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना, ए था। फॉर द मिनिमम डेविएशन R1 बराबर R2 के होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2R इज इक्वल टू ए, सो वी कैन राइट हियर R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बाई 2। ओके तो यहाँ पे हम R की वैल्यू लिख लेंगे, तो यहाँ पे R की जगह पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट करा, a बाई 2। सो दिस फार्मूला इज नोन एज अ प्रिज्म फार्मूला, जो कि आपका न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा। कैसे होगा अभी हम न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे, लेकिन ये फार्मूला आपको बाय हार्ट याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दो बार पूछा गया है, 2018-19 में और आपका 2015-16 में, जो कि 1 मार्क में है। तो इस पे ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ देख लेंगे किस तरीके से हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लॉट द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वर्सेज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉर अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। ओके तो किस तरीके से करना है, यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। ओके तो ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो अलोंग अ वाई एक्सिस आप डेविएशन एंगल कंसीडर करेंगे, एंड अलोंग अ एक्स एक्सिस यू हैव टू कंसीडर अ इंसिडेंस एंगल। आपको पता है फॉर द मिनिमम डेविएशन I1 बराबर I2 बराबर I के होना चाहिए, और R1 बराबर R2 बराबर होना चाहिए R के। क्लियर, तो इस वाले ग्राफ में ये ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा, ये मैंने जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है ये वाला ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा। इस ग्राफ का जो लोअर मोस्ट पॉइंट होगा, ओके ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर I1 बराबर I2 बराबर होगा I के, मतलब जो होगा कि इंसिडेंस एंगल की जो वैल्यू होगी वो सेम हो जाएगी, और जब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू सेम हो जाएगी तो इन सच अ सिचुएशन यू कैन गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेविएशन एंगल। तो यहाँ पे जब आपका I1 बराबर I2 बराबर I के होगा तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेविएशन एंगल, सो दिस विल बी डेल्टा मिनिमम। ठीक है, सिंपली ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका ईयर 2012-13 में पूछा गया है 1 मार्क में। ओके क्या कहता है ये क्वेश्चन कि यू हैव टू डिफाइन डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म। तो सिंपल आप लिख लीजिए कि डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। ओके अगर आपको फॉर्मूला में लिखना है तो यू कैन राइट हियर ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी, दिस इज फॉर द वॉयलेट कलर, माइनस डेल्टा आर फॉर द रेड कलर अपॉन डेल्टा। क्लियर, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्पर्सिव पावर। करिए इसे। अब हम लोग वो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि प्रिज्म से रिलेटेड आपके पिछले एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। ओके ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो ईयर 2016-17 में पूछा गया था आपसे 2 मार्क्स में। ओके क्वेश्चन क्या कहता है कि द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म ऑफ एंगल π/3 इज π/6। Calculate the velocity of light in the material of the prism if the velocity of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या क्या गिवन है आपको प्रिज्म एंगल पता है, प्रिज्म एंगल को आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दे रखा है आपको π/3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 60 डिग्री। ओके क्योंकि पाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 180 डिग्री, तो ये आपको 60 डिग्री निकल कर आ जाएगा। देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको दे रखा है डेल्टा m इज इक्वल टू π/6, तो दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, एंड यू हैव गिवन अ वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज 3 × 10⁸मीटर
मीटर पर सेकेंड। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप इस तरीके के जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे आप इसमें प्रिज्म फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको मैंने प्रिज्म फार्मूला बताया है, दिस इज द प्रिज्म फार्मूला। ओके, इन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यहाँ पे आपको ए और डेल्टा एम की वैल्यू गिवन है, वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद ये आपको निकल कर आया साइन 45 अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 45 आपका 1 अपॉन रूट 2 होता है और साइन 30 1/2 होता है। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा, देन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आया √2। ओके, सो म्यू इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, दिस विल बी 1.414। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द एयर। ओके, तो आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर कितना होता है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ गिवन मटेरियल, जो भी आपको दे रखा है। ओके, आपका टास्क क्या है कि आपको v फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू दिस विल बी c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। c की वैल्यू आपको गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, आप इसको c से रिप्रेजेंट कर दीजिए। सो व्हाट विल बी दिस वन, दिस इज 3 × 10⁸ अपॉन आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। सॉल्व करिए, देन यू कैन गेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आंसर है आपका 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो कि ये 2010-11 में पूछा गया है और 1.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आया है। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म। अब ध्यान रखना, प्रिज्म कौन सा दे रखा है आपको, इक्विलेटरल प्रिज्म, फॉर विच एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। अगर इक्विलेटरल प्रिज्म आपको दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज जस्ट लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, जो ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू कितनी होगी। तो एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आपकी होगी दैट इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको दे रखा है, दिस विल बी ए 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछ रहा है, यू हैव टू यूज द फार्मूला फॉर द प्रिज्म। फार्मूला जो आपको दे रखा है वो फार्मूला रखा, वैल्यूज आपके गिवन है, आपने सब्स्टिट्यूट करी, देन सॉल्व किया, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द वैल्यू ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3। ओके, जस्ट नोट इट। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 आपका ईयर 2013-14 और 2015-16 में पूछा गया है। पहली बार आया था ये 2 मार्क्स में, दूसरी बार आया ये 3 मार्क्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। आपको ये करना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो आपने अगर लैब के अंदर कॉन्वेक्स लेंस देखा है तो दैट कॉन्वेक्स लेंस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, और उस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो फोकल लेंथ स्मॉल होती है और वो कॉन्वेक्स लेंस स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो यही आपका क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो इफ़ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप सो यू कैन राइट इट इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस of short focal length which is used to see small objects and it is held close to the eye। ठीक है ना, अगर आपने देखा होगा लैब के अंदर तो कॉन्वेक्स लेंस को आप आँख के पास रखते हैं तो आपको जो वर्ड्स होते हैं वो बड़े दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ जो जानने वाली है वो है आपकी एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के बारे में आप जानते होंगे कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हुआ, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा कि एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज विद आई अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट विद ऑब्जेक्टिव। ठीक है, किस तरीके से ये आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस मार्कर कि ये वाला जो मार्कर है मैं इस मार्कर को इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से देख रही हूँ, तो ये जो मार्कर है मेरी आइज़ पर एक एंगल फॉर्म करेगा। अगर मैं इस मार्कर को दूर लेके चली जाऊँ तो ये डिफरेंट एंगल फॉर्म करेगा। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से अगर आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन लिखना है तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो तो एक पर्टिकुलर एंगल फॉर्म करेगा आपकी आइज़ पर, बट जो इमेज फॉर्म होगी वो डिफरेंट एंगल फॉर्म करेगी और उन दोनों ही एंगल का जो मैग्निफिकेशन होता है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, दैट इज अ डिस्टिंक्ट विजन। ये क्या होता है, वो मिनिमम डिस्टेंस जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, डिस्टिंक्ट विजन कहलाता है। ठीक है ना, सो यू कैन राइट हियर द मिनिमम डिस्टेंस एट विच
which object can be seen clearly is called distinct vision। अब आपको पता है कि आप अपनी आंखों के पास किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली कब देख सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट आपका 25 सेंटीमीटर पे रखा होता है। ओके, तो डिस्टिंक्ट विजन की जो वैल्यू होती है दैट वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर। तो ये सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि अभी आप सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे, तो आपको ये टर्म्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट पे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, फर्स्टली आई हैड टू कंसीडर एन ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आइज पर अल्फा एंगल सब्टेंड कर रहा है। क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि मैंने कंसीडर करा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टिंक्ट विजन पे सिचुएटेड है। मतलब क्या है कि मैं अपनी आंखों से इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती हूँ, और उस डिस्टिंक्ट विजन को मैंने कंसीडर कर लिया कि द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज कैपिटल डी। क्लियर है? अब क्या किया, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट की एनलार्ज मतलब मैग्नीफाइड इमेज को देख सकूँ। तो मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैड टू यूज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, मुझे कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये तो आपका केस फर्स्ट हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट ने आपकी आइज पर अल्फा एंगल सब्टेंड किया। देन केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड में यू हैव टू टेक अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया और ऑब्जेक्ट को आपने ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा। ओके, क्योंकि ये बात आपको पता होगी कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है तो इमेज आपकी मैग्नीफाइड बनती है और साथ के साथ वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन की दो लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से निकलेंगी। दो लाइट रेज एक निकलेंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कहाँ जाएगी, पासिस फ्रॉम द फोकस। और एक रे होगी आपकी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएट करे निकल आएगी। तो इस लेंस के पीछे की तरफ देखो कि ये वाली रेज का मिलना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये वाली रेज अब कहाँ मिलेंगी, जाहिर सी बात है आपको इसको पीछे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो आपने इस वाली रे को पीछे की तरफ फॉरवर्ड किया और इस वाली रे को पीछे की तरफ फॉरवर्ड किया, तो इमेज जो आपकी फॉर्म हुई है दिस वन इज द इमेज ऑफ हाइट HI। क्लियर है? अब आपने ये मान लिया कि ये जो आपकी इमेज फॉर्म हुई है ये इमेज आपकी आइज पर बीटा एंगल फॉर्म कर रही है। क्लियर? और जब आप इस कॉन्वेक्स लेंस से अपनी आंखों से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये वाला ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है ये इमेज आपको क्लियरली दिखाई दे रही है। तो डिस्टिंक्ट विजन कौन सा हो जाएगा, वही विजन होगा जो कि इमेज की जो डिस्टेंस होगी। क्लियर? तो मैंने जो मोस्ट क्लियर डिस्टिंक्ट विजन कंसीडर किया है दैट इज अ कैपिटल D, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कंसीडर करिए दिस इज अ U। क्लियर? सो यही जो थ्योरी मैंने अभी बोला है वो सारी थ्योरी यहाँ पे ये लिखी हुई है। देन यू हैव टू राइट द एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज अ बीटा अपॉन अल्फा। तो इन ऑप्टिक्स यू कैन राइट हियर कि आप बीटा की जगह पे 10 बीटा और अल्फा की जगह पे 10 अल्फा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द 10 बीटा। तो यू कैन टेक दिस वन, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, देखो ABO इस वाले ट्राइंगल के अंदर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10 बीटा। तो 10 बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BO। ओके, तो AB यहाँ पे कितना है, AB है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO, और BO क्या है, आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो U है आपकी, तो ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ है तो ये क्या हो जाएगी -U। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा 10 बीटा इज इक्वल टू HO अपॉन -U। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर किया। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा। तो 10 अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लीजिए जब ऑब्जेक्ट ने एंगल सब्टेंड किया है अल्फा। तो इस एंगल के इस ट्राइंगल के अंदर आ जाएगी ABC के अंदर। इस वाले ट्राइंगल में जरा देखो 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा AB अपॉन BC। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस विल बी HO अपॉन D, और ये D आपका यहाँ से मेजर करोगे तो व्हाट विल बी दिस वन, इट इज माइनस, तो दिस विल बी -HO अपॉन D। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको ये दे रखा है m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ पर आप 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा और यहाँ से आपने निकाल लिया कि m इज इक्वल टू आपका कितना निकला D अपॉन
u. ओके, देन यू हैव टू यूज लेंथ फॉर्मूला, आपको यूज करना है. ओके, तो लेंथ फॉर्मूला कौन सा होगा, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. अब यहाँ पे जरा आ जाइए, तो 1/f इमेज आपकी कहाँ पे फॉर्म हो रही है, एट द डिस्टेंस d, तो v की जगह पे आप क्या रखेंगे, -d. ओके, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ -1/u है तो ये क्या होगा, -u होगा, तो ये कितना हो जाएगा, +1/u. क्लियर. इसको तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/u. ये जो आपकी 1/u की वैल्यू निकलेगी, दिस इज f + d/fd. यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 3. जब आपने इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया, देन d से d तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. थोड़ा सा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो मैग्निफिकेशन कितना निकल कर आएगा, दिस विल बी 1 + d/f. क्लियर है. तो ये है आपका मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ नियर पॉइंट. ओके, नोट इट डाउन. अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए. ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है, ये आपका 2010-11 में आया है, 3 मार्क्स में आया है. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द, पहला क्या दे रखा है, नियर पॉइंट, जो अभी अभी आपने सॉल्व किया है. ओके, मैग्नीफाइंग पावर एट द नियर पॉइंट क्या होगी, m इज इक्वल टू 1 + d/f. ये आप निकाल चुके हैं. दूसरा आपसे क्या कहता है कि व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फार पॉइंट. फार पॉइंट मतलब क्या हुआ कि इमेज अब आपकी कहाँ फॉर्म होगी, इनफाइनाइट पे फॉर्म हो रही है. तो आपको पता होगा कि इन केस ऑफ दिस वन, अगर ऐसा केस आपके सामने आ जाए कि इमेज आपकी इनफाइनाइट पे फॉर्म होगी, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल फोकस पे रखना पड़ेगा. ठीक है, तो अब क्या करा मैंने, पहले क्या था, आपको ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में रखा हुआ था. तो ऐसी सिचुएशन में आप इमेज को नियर पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे थे. ठीक, अब क्या हुआ, अब आपको ने इमेज को क्या करा, आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा. जब प्रिंसिपल फोकस के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट को रखा, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 लाइन चाहिए. पहली लाइन आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हुई, जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन. ठीक है, और जो दूसरी लाइट रे जो थी वो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट करे सीधे निकल गई. तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल है. तो अब जो इमेज फॉर्म होगी वो यहाँ पे ही पता नहीं चलेगी, मे भी शायद ये इनफाइनाइट पर जाकर मिले. ओके, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, एट इन्फिनिटी. तो अगर आपकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द फोकल लेंथ. ओके, तो u बराबर किसके हो जाएगा, f के हो जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन में एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो आप ये वाली इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 3, ये जो आपने निकाली है. तो कितना निकला था, m इज इक्वल टू d/u. अब u इज इक्वल टू कितना हो गया है, फोकल लेंथ के बराबर, दैट इज अ स्मॉल f. तो यहाँ पे u की जगह पे आप रख लीजिए स्मॉल f. तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/f. ओके, तो दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द far point, and this is the angular magnification when the image is formed at the near point. ओके, समझ लीजिए, क्योंकि अभी ये दोनों चीज़ें आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में भी अप्लाई होंगी. लिखिए इसे. अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए. ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, क्योंकि ये आपका 2012-13, 2017-18, 2018-19 एंड देन 2010-11 में पूछा गया है इन 3 मार्क्स में. ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन क्या कहता है, इन दिस क्वेश्चन फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ अ लेबल्ड ray diagram for the formation of image by a compound microscope at the least distance of distinct vision. Then क्या करना है आपको, derive the expression for the magnification of a compound microscope in this position and then also find the magnifying power at far point. ये 3 काम आपको इसके अंदर करने हैं. देखो, ऑप्टिक्स के अंदर आपके जो डायग्राम होते हैं ना, मार्क्स यही आपको देते हैं. अगर एग्जामिनर आपका डायग्राम देखेगा, डायग्राम आपका करेक्ट है, तो फिर वो मार्क्स आपको दे देगा. तो डायग्राम पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है, अब जरा इधर आ जाओ. फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ अ रे डायग्राम. अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थ्योरी किस तरीके से लिखना है, पहले तो देख लो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते किसे हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी वेरी माइन्यूट पार्टिकल. आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बायोलॉजी की लैब में भी देखा होगा, वहाँ रखे होते हैं. आप वहाँ पे बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर को अगर जानना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, अब थ्योरी किस तरीके से लिखनी है, तो यहाँ पर बोर्ड पे पूरी थ्योरी लिखना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिख दिया है. आपको एग्जामिनेशन में कंप्लीट थ्योरी लिखनी है. क्लियर. सबसे पहले आपको क्या बताना है, फर्स्टली यू हैव टू
टेल अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस। आपको कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताना है कि इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी आर यूजिंग टू कॉन्वेक्स लेंस। पहला जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है दैट इज अ ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो दूसरा वाला जो होता है जिस तरफ आप देखते हैं वो आपका कहलाता है आई पीस। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आपका लिखना है कि द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज लेस देन टू द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। क्लियर है। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है वो किस तरीके की इमेज फॉर्म कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ कि अभी पहले हम लोग यहाँ की कहानी देखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस की। ये वाला लेंस है आपको ऑब्जेक्टिव लेंस। आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट से पीछे की तरफ रखा हुआ है। क्लियर। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, दो रेस निकालनी पड़ेंगी। एक रे आपने कंसीडर करी कि पहली जो रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, पासिंग फ्रॉम अ फोकस। तो देखो ये फोकस से होके गुजरेगी। कौन सा फोकस होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस होगा। क्लियर। दूसरी जो आपकी रे होगी इट इज पासिस फ्रॉम अ ऑप्टिकल सेंटर, तो ये बिना डेविएट करे सीधे सीधे निकल जाएगी। जब ये यहाँ से आके निकलेगी तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ आके मीट करेगी। ओके, और ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका दूसरा वाला जो लेंस है उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के ऑलमोस्ट बीच में होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, देन यू कैन गेट द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ के इस वाले ऑब्जेक्ट की आपने इमेज ले ली। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि आपने की इमेज किस तरीके की फॉर्म हुई है। तो जैसा कि डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि द इमेज फॉर्म बाय अ ऑब्जेक्टिव लेंस इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, साफ साफ दिखाई दे रहा है। एंड मैग्नीफाइड, थोड़ी सी देखो पहले वाली इमेज इतनी थी अभी थोड़ी बड़ी हो गई है। इज दैट क्लियर। इतना काम कर लेंगे। अब जैसा कि आपको बताया गया था लेंस मेकर्स फॉर्मूला के अंदर कि अगर पहले वाली लेंस से जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो इमेज फॉर्म हुई है वो इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब ये ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। तो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो रेस निकालनी पड़ेंगी। पहली रे आपने निकाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली रे निकली, तो इट इज पासिस फ्रॉम अ फोकस पॉइंट। ये वाला जो फोकस होगा वो कौन सा होगा, फोकस ऑफ दिस आई पीस। क्लियर। और जो दूसरी रे थी वो आपने कैसे निकाली, पासिस फ्रॉम अ ऑप्टिकल सेंटर। तो आपने जब ऑप्टिकल सेंटर से निकाली तो ये बिना डेविएट हुए सीधे निकल गई। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पर तो ये किसी भी तरीके से मीट नहीं कर रही हैं। तो कहाँ मीट करेंगी, इसी साइड ये मीट करेंगे। आपने इस रे को थोड़ा थोड़ा करके यहाँ आगे बढ़ाया तो यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ये मिल गई, जहाँ आप देख रहे हैं कि इस आईपीस की हेल्प से जो इमेज फॉर्मेशन हुई है, दिस इमेज फॉर्मेशन इज हाईली मैग्नीफाइड। इज दैट क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कि आपको ऑब्जेक्ट तो सिर्फ इतना दे रखा था और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से आपने जो इसकी इमेज गेन करी है, दिस वन इज A डबल डैश B डबल डैश। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे ये सारी आपको थ्योरी लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। पहला मैग्निफिकेशन आपको निकालना है फॉर द लीस्ट डिस्टेंस के लिए। तब आपको पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन मैं सबसे पहले निकाल लेती हूँ इस वाले ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो मैग्निफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस मैंने कंसीडर किया कि MO इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज ये हो जाएगा एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिस वन। क्लियर। देन आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, देखो अब यहाँ पे जरा ये चीज़ देख लो कि अब मैंने यहाँ पे एक एंगल कंसीडर किया है। ये एंगल मैंने यहाँ पे जो आपकी रे आके मीट कर रही है इस वाले पॉइंट पे मैंने एंगल कंसीडर करा, दैट इज अ बीटा। ओके, अगर ये वाला एंगल बीटा है तो इसके जस्ट पीछे वाला एंगल भी कौन सा होगा, बीटा ही होगा। ओके, तो अब यहाँ पे जरा देखो राइट एंगल ट्राइंगल, बस थोड़ा सा काम यहीं पे करना है। इन ट्राइंगल ORP, इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ जाओ। ट्राइंगल ORP में tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो OR अपॉन
OP। क्लियर। ये वाला जो OR है दिस इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके बराबर है। तो OR की जगह पे मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO लिखा और इस वाली लेंथ की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज अ स्मॉल FO। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू कितना निकला, HO अपॉन FO। इतना कर लेंगे। तो यहाँ से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ HO। HO इज इक्वल्स टू कितना हो गया, दिस इज F0 tan बीटा। क्लियर है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे फिर दोबारा से राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल A', B', P, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो इस वाले ट्राइंगल में देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan बीटा। tan बीटा कितना निकल कर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर A', B' और बेस क्या हो जाएगा, दिस लेंथ PB'। ओके। अब ये वाली जो PB' लेंथ है ये क्या होगी, तो ये आपकी लेंथ कहलाएगी, दिस इज अ L। ओके। मतलब क्या है कि ये आपका जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की और जो फोकल लेंथ है आई पीस की, इन दोनों ही फोकल लेंथ के बीच में एक लेंथ होगी। ओके। और वो लेंथ आपकी कहलाती है ट्यूब लेंथ। क्लियर। उस ट्यूब लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से। तो इसको मैंने कैपिटल L से रिप्रेजेंट करा। देन यू कैन राइट हियर कि देखो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसको कैसे लिखोगे, माइनस में। तो दिस इज माइनस HI अपॉन PB' हो जाएगा आपके L के बराबर। क्लियर है। अब यहाँ आ जाओ, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ HI। HI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस L tan बीटा। देन what will be the magnification for the objective lens। ऑब्जेक्टिव लेंस में मैग्निफिकेशन कितना है, HI अपॉन HO। तो यहाँ जरा लिखो MO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी HI अपॉन HO। जो आपका कैंसिल होना है वो टर्म आपका कैंसिल हुआ। देन आपके पास क्या बचा, माइनस L अपॉन FO। क्लियर। अब क्या हुआ, देन यू हैव टू राइट द मैग्निफिकेशन फॉर द आई पीस। आई पीस की हेल्प से आपको क्या मिल रहा है, आपको फाइनल इमेज मिल रही है। तो अब फाइनल इमेज जिस पॉइंट पर मिल रही है, तो दैट पॉइंट इज नोन एज अ डिस्टिंक्ट विजन। और डिस्टिंक्ट विजन के लिए अभी अभी मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में फॉर्मूला बताया है फॉर द मैग्निफिकेशन, दिस इज 1 + D अपॉन FE। तो अब आपको चाहते हैं कि आप टोटल मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट कर लें। तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा कि जो आपका मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का निकला है और जो मैग्निफिकेशन आपका आई पीस का निकला है, उन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M0 × ME। देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ M0 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ME। यहाँ सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैग्निफिकेशन कितना आया है, दिस इज माइनस L अपॉन F0 1 + D अपॉन FE। ओके। This is the magnification of the object when the object is placed at the least distance। Clear। अब इसका सेकंड पॉइंट आपसे क्या कहता है कि when image is formed at infinity। अगर इमेज आपकी इनफाइनाइट पे फॉर्म हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में what will be the value of the magnification। ओके। क्या वैल्यू निकल कर आएगी, तो आपको पता है कि अगर हमें इमेज को इनफाइनाइट पे फॉर्म करना है तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को आपको प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो अभी देखो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है फॉर दिस आई पीस। इस आई पीस के लिए, इस आई पीस के लिए ये वाला जो होगा ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो क्या होगा कि ये वाली जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही होगी ड्यू टू दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, वो कहाँ पर आ जाएगी, इस वाले प्रिंसिपल फोकस पर। और जैसे ही ये इस वाले प्रिंसिपल फोकस पर आएगी, सो द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस आई पीस, इस आई पीस की हेल्प से जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पर होगी, इनफाइनाइट पर होगी, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में समझाया है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मैग्निफिकेशन आपका कितना निकल कर आया था, मैग्निफिकेशन निकल कर आया था D अपॉन F। तो ये आई पीस की बात हो रही है तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, M = D अपॉन FE। देन व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सो दिस विल बी M = that is M0 × ME। ओके। दैट इज M देन M = कितना हो जाएगा, दिस इज MO × ME। ओके। तो ये जो आपका MO है इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, देखो ये रही, MO = माइनस L अपॉन F0। ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए इनटू D अपॉन FE। ओके। सो दिस इज द
मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो ये पूरा आपका कंप्लीट डेरिवेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रे ऑप्टिक्स में। अक्सर ये पूछा जाता है, अगर ये नहीं आता तो इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आ जाता है। ओके, तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है और इसका ये डायग्राम इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लियर? डायग्राम को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, देन यू हैव टू डू वर्क ऑन द मैग्निफिकेशन। जस्ट नोट इट डाउन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 आपका ईयर 2019-20 में 5 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है ये कि ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप for a distant object, establish a formula for its magnifying power when the final image is formed at the least distance of distinct vision। ठीक है ना, फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। क्लियर? अब जरा देख लीजिए सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। फर्स्टली यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, फिर समझ लेते हैं यहाँ पे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है क्या। यहाँ पे मैंने थ्योरी के कुछ एक पॉइंट्स लिख दिए हैं, बस अभी आपको बस समझा देंगे, बट एग्जामिनेशन में आपको पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ओके, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए। सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी आपको, पहले यहाँ सीख लीजिए कि यहाँ पे आपने कौन से लेंसेज का इस्तेमाल किया है। ओके, आपने यहाँ पे 2 कॉन्वेक्स लेंसेज का इस्तेमाल किया है। एक जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है जिसको आप ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे, और जो दूसरा वाला है उसको आप क्या कहेंगे? आई पीस बोलेंगे। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी, द फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन टू द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। इतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको बताना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की हेल्प से इमेज किस तरीके की फॉर्म हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है? हेवनली बॉडीज़ हैं, लाइक आपके स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं। तो जब आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से उन हेवनली बॉडीज़ को जब आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से ही, तो कुछ पर्टिकुलर एंगल पे झुके हुए दिखाई देंगे। अब वो बिल्कुल आपके जस्ट सामने नहीं है। ओके, वो कहाँ पर है? एटमॉस्फेयर में है। तो वहाँ से अब आपको इसको देखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, कहीं दूर रखा हुआ है, तो वहाँ से आने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ इनफाइनाइट से पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। अब जब ये पैरेलल लाइट रेज आई तो आपको पता है कि जो पैरेलल लाइट रेज होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर आकर मिलती हैं। ठीक, तो एक लाइट रे तो आपकी ये आई और जो दूसरी वाली थी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, तो वो यहाँ पर आके मिली। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट था, ये मीटिंग पॉइंट था प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, किसका प्रिंसिपल फोकस है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस का। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की हेल्प से आपको कैसी इमेज फॉर्म हो रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब क्या होगा? ये वाली जो इमेज फॉर्म हुई है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, ये इमेज इस आईपीस के लिए कैसे काम करेगी? एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी। ठीक है, तो अब ये इसके लिए क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। तो अब ये ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म करेगा, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी है? 2 लाइट रेज पास फ्रॉम दिस वन। तो इस वाले आईपीस के लिए जो आपने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है, तो एक लाइट रे तो आपने पैरेलल निकाल दी। जो पैरेलल होगी ये कहाँ पे जाएगी? ये फोकस से पास होगी। फोकस कौन सा होगा? आपका आईपीस का फोकस होगा। ठीक है, और जो दूसरी लाइट रे होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट करे सीधी निकल जाएगी। तो अब यहाँ पे आप अपनी आंखों से इसको देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो लाइट रेज है वो यहाँ पर तो कहीं मीट नहीं करनी है, तो आपको कहाँ एक्सचेंज करना पड़ेगा? पीछे की तरफ एक्सचेंज करना पड़ेगा। जब आपने इसको पीछे की तरफ एक्सचेंज किया तब आप क्या देखते हैं कि आपकी जो इमेज है जो कि इस आईपीस की वजह से बनी है वो यहाँ पर फॉर्म हुई है, और इमेज कैसी है? आपकी मैग्नीफाइड है, आपको बड़ी इमेज दिखाई दे रही है। इज दैट क्लियर? तो ये थ्योरी है आपकी किसकी? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। अब क्या करना है आपको मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो जरा देख लीजिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको बताया एम इज इक्वल टू कितना होता है? बीटा अपॉन अल्फा। ओके, बीटा कौन सा एंगल होता है? जो कि इमेज फॉर्म करती है किस पर? आईपीस पर। और अल्फा एंगल कौन सा होता है? जो कि ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है किस पर? ऑब्जेक्टिव लेंस पर। तो आप एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा है, तो आप इसको 10 बीटा अपॉन अल्फा लिख सकते हैं।
ओके अब यहाँ पे आ जाओ कि आपने कंसीडर कर लिया कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, अल्फा है। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी अल्फा। ओके और मान लिया कि ये वाली जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, ये इस आई पीस पे कितना एंगल फॉर्म कर रही है, बीटा एंगल फॉर्म कर रही है। तो अब मैं यहाँ पे tan बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। तो tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज अ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, a डैश बी डैश ओ डैश। ओके तो tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ डैश। ये आपने यहाँ पे लिख लिया। देन अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, a डैश बी डैश ओ, ये वाला जो ट्रायंगल है आपका a डैश बी डैश ओ, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। यहाँ से जरा निकाल लो, जो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देन यू कैन गेट द वैल्यू m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डैश ओ अपॉन बी डैश ओ डैश। ओके अब बी डैश ओ क्या है, बी डैश ओ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कौन सा पॉइंट है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए फोकल लेंथ एफ ओ, ठीक है। बी डैश ओ डैश क्या है, बी डैश ओ डैश वो पॉइंट है जहाँ पर इस वाली आईपीस का ऑब्जेक्ट है। ओके तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। आईपीस का ऑब्जेक्ट है तो हम उसको किसके लिखेंगे, यू ई से लिखेंगे। और हम मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं, इसके इस ऑप्टिकल सेंटर से कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो दिस विल बी मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, माइनस एफ जीरो अपॉन m is equals to minus FO upon UE. This one is equation number 2. Okay. Then अब आपको क्या करना है, you have to applying a length formula for eyepiece. eyepiece में आपको लेंस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f is equals to 1/v minus 1/u. ओके तो इसका फोकल लेंथ कितना है आईपीस का, FE, तो 1/f is equals to कितना हो जाएगा, इमेज आपकी कहाँ फॉर्म हो रही है, एट द डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी -1/d प्लस इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, तो -1/UE, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/UE। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/UE, आपने निकाल ली, तो 1/UE की वैल्यू कितनी निकली है, 1/FE प्लस 1/D। ओके अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी 1/UE की वैल्यू निकली है, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद देन यू कैन गेट द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टिंक्ट विजन। तो क्या फॉर्मूला निकल कर आया आपका, m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन D। ओके नोट करिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर 27 का ही सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन आपका ईयर 2016-17 में पूछा गया था 3 मार्क्स में, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चन में आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी, एट द डिस्टिंक्ट विजन। अब कहाँ इमेज फॉर्म हो रही है, इनफाइनाइट पे इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सेम ऐसा ही रहेगा, आपका ये जो थ्योरी है जो अभी आपको बताई है सेम ऐसी ही रहेगी, ठीक है। बस फर्क क्या आ जाएगा कि हम ये चाह रहे हैं कि जो इमेज है वो हमारी कहाँ मिले, इनफाइनाइट पे मिले। अगर हम चाहते हैं कि इमेज हमारी इनफाइनाइट पे मिले तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, फोकस पे रखा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस की हेल्प से जो इमेज फॉर्म होगी विच इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, वो कहाँ पे फॉर्म होगी, वो आई पीस के प्रिंसिपल फोकस पर फॉर्म होगी। मतलब क्या है कि इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा और इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो दोनों एक सेम पॉइंट पर ही लाई करेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये वाली इमेज इस आईपीस के प्रिंसिपल फोकस पर आ गई तो क्या होगा, ये इमेज इस वाली आईपीस के लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और अगर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो ऐसी सिचुएशन में इस वाली ऑब्जेक्ट से जो इमेज फॉर्म होगी दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर। तो ये वाली इमेज आपकी कहाँ पे फॉर्म होगी, इनफाइनाइट पे होगी। देन हाउ कैन वी फाइंड द मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन जैसे मैंने अभी पिछले डेरिवेशन में आपको पूरा कराया है एग्जैक्टली वैसे ही करते चल जाइए। देन m इज इक्वल टू आपका कितना निकल कर आ जाएगा, दैट इज b डैश o अपॉन b डैश o डैश। ओके तो अब यहाँ पे b डैश o डैश क्या हो जाएगा, आपको देखो b डैश o डैश, ये जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो पहले UE था अब वो क्या हो गया, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, दिस इज FE। तो हम इसको लिख लेंगे मैग्निफिकेशन इज to minus FO upon FE in this formula। Clear।
अब क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर बेस्ड हैं, जो कि अभी अभी आपने किया है। ओके, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28 आपका ईयर 2014-15 में पूछा गया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देख लीजिए। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर 200 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड first is at the least distance of the distinct vision and second one is at infinity. तो calculate the magnifying power in each case. Clear? क्या करना है आपको, क्या क्या दे रखा है आपको। फर्स्टली यू हैव टू गिवन अ फोकल लेंथ ऑफ अ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो दिस इज अ 200 सेंटीमीटर एंड देन यू हैव गिवन अ फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस एंड दिस विल बी अ 5 सेंटीमीटर। ओके, आपको पता है द लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन कितनी वैल्यू होती है, डी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ओके, पहला केस क्या कहता है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो इसके लिए अभी अभी मैग्निफिकेशन का आपने कौन सा फॉर्मूला किया था, दिस वन। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन D। ओके, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, इस फॉर्मूला के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करिए एंड देन सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप इसे सॉल्व करिए, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन। दिस वन इज -41.2। क्लियर है। सेकंड देख लीजिए। सेकंड आपसे क्या कहता है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो अभी इन्फिनिटी के लिए अगर इमेज फॉर्म आपकी इन्फिनिटी पर हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला भी आपने ड्राइव किया था, दिस वन। दिस इज m इज इक्वल्स टू -F0 अपॉन FE। यू हैव गिवन अ वैल्यू ऑफ F0 एंड FE, यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट करा, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन एंड दिस वन इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। क्लियर है। सेकंड देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 29 जो ईयर 2012-13 में पूछा गया है, 2 मार्क्स में। क्या कहता है ये आपसे कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट हैज अ मैग्नीफाइंग पावर 4 and the length of the telescope is 15 centimeter. Find the focal length of the lenses. तो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, you have given a value of the magnification and this one is 4. Okay, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज आपकी कहाँ फॉर्म हो रही थी, नॉर्मल एडजस्टमेंट करने पे इमेज आपकी इनफाइनाइट पे बन रही थी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन का वो फॉर्मूला जो कि आपका इन्फिनिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस वन m इज इक्वल्स टू F0 अपॉन FE हो जाएगा एंड व्हाट विल बी दिस वन, यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ द m की वैल्यू कितनी है, दिस इज 4 और यहाँ पे ज़रा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर लो, ये आपका हो जाएगा माइनस। ओके, सो दिस विल बी कितना हो जाएगा, F0 इज इक्वल्स टू -4E। ओके, देन आपको पता है कि व्हाट विल बी द ट्यूब लेंथ। अभी आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में निकाला था कि ट्यूब लेंथ हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो आप दोनों की ही जो फोकल लेंथ है, आपकी ऑब्जेक्टिव वाली जो लेंस है और आपका जो आई पीस है, दोनों की ही फोकल लेंथ को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्यूब लेंथ इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी F0 प्लस FE। तो व्हाट विल बी दिस वन, दिस इज -4E प्लस FE। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट कर लीजिए। क्लियर, ये आपका निकल कर आया, दिस इज 15 इज इक्वल्स टू एंड दिस इज -3 FE। तो FE इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस इज -5 सेंटीमीटर। ओके, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन FO। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यू कैन राइट हियर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस इज -4 इंटू -5, देन यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ FO, दिस विल बी 5 4 द 20 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यहाँ से आपने वैल्यूज निकालनी दोनों ही लेंसेज की फोकल लेंथ की। क्लियर है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब डे ऑप्टिक्स का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आपका 2011-12 में पूछा गया है 2 मार्क्स में। ओके, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि यू हैव टू राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर अ रेफ्रेक्टिव टाइप टेलीस्कोप। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिंपल से 2 एडवांटेजेस लिख दिए हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि इमेज इज ब्राइटर कंपेयर टू दैट इन अ रेफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और सेकंड वन क्या है, देयर इज नो क्रोमेटिक एबरेशन एज द ऑब्जेक्टिव इज द मिरर। क्लियर, तो आज आपके रे ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चंस जो कि आपके पिछले 10 इयर्स में आए थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं ऑन द डिमांड ऑफ यू। आपने डिमांड करी थी उससे पहले कि मैं चाहती थी कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी लेकर आऊँ, देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेकर आऊँ, लेकिन आपने कहा कि नहीं मैम पहले ये वाला हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो अब आपके सामने ये सॉल्यूशन आ गया। अब आप नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वही सॉल्यूशन फिर आपके पास लाया जाएगा। इज दैट क्लियर?
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।